अक्सर जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है। पर सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। आज हम इसी को समझेंगे, एक कहानी की तरह, एक नागरिक और उसके देश के बीच के रिश्ते की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारा संविधान सबसे पहले देता है। आखिर इस देश का नागरिक है कौन? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 2 में, जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया है ना, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश के लिए बस एक ही नागरिकता है, ऐसा नहीं कि हर राज्य की अपनी अलग अलग नागरिकता हो। तो फिर कोई भारतीय नागरिक बनता कैसे है? इसके लिए 1955 का सिटीजनशिप एक्ट 5 एकदम साफ रास्ते बताता है। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन कराकर, नेचुरलाइजेशन से, या फिर अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहां के लोग भी नागरिक बन जाते हैं। मतलब कौन अपना है, इस सवाल का जवाब एकदम तय। ठीक है, तो ये तो हो गई नागरिकता की बात। पर एक बार जब यह तय हो जाता है कि कोई नागरिक है, तो फिर क्या? फिर सवाल उठता है कि देश यानी कि स्टेट उसे क्या गारंटी देता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उससे कोई नहीं छीन सकता? और यहीं पर एंट्री होती है संविधान के पार्ट 3 की। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मतलब ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। और सबसे जरूरी बात, ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए नहीं हैं, ये जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक तरह से नागरिक की ढाल हैं जो उसे सरकार की मनमानी से बचाती हैं। शुरू में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में एक को इस लिस्ट से हटा दिया गया। आज हमारे पास ये 6 अधिकार हैं जो हर नागरिक की सुरक्षा का आधार है। तो वो कौन सा अधिकार था जिसे हटाया गया? वो था संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए इसे एक मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? वजह थी एक बैलेंस बनाना। एक तरफ एक व्यक्ति का अधिकार था और दूसरी तरफ देश के विकास की जरूरतें, जैसे सड़कें, बांध बनाना। तो इसी संतुलन के लिए बदलाव जरूरी समझा गया। चलिए, अब एक सबसे जरूरी अधिकार पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। और इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, एक कहानी के तौर पर। जरा इस कहानी को देखिए। सबसे पहले मन में एक विचार आता है तो उसे बोलने की आजादी है। फिर जब कुछ लोग एक जैसा सोचते हैं तो वो शांति से इकट्ठा हो सकते हैं, यानी असेंबल कर सकते हैं। फिर वो मिलकर कोई एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। फिर उन्हें पूरे देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, और घूमने के बाद वो देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, रह सकते हैं, और आखिर में अपनी जिंदगी चलाने के लिए कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। देखा, एक के बाद एक कैसे सारी आजादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सोचिए, ये सारे अधिकार तो मिल गए, पर अगर कोई इन्हें माने ही नहीं तो इनका क्या फायदा? बस यही पर आता है आर्टिकल 32। और ये इतना जरूरी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये सबसे बड़ी गारंटी है। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? इसके लिए कोर्ट के पास 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। ये एक तरह की स्पेशल कानूनी आदेश होते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस वगैरह। इनके जरिए कोर्ट सरकार को निर्देश दे सकता है कि वो क्या करे और क्या ना करे, ताकि नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो अभी तक हमने बात की नागरिक की ढाल की, मतलब फंडामेंटल राइट्स की। पर संविधान सिर्फ नागरिक को अधिकार ही नहीं देता, वो सरकार को भी एक रास्ता दिखाता है, एक तरह का मॉरल कंपस। और ये रास्ता दिखाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP। ये संविधान के पार्ट 4 में है और इनका आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। असल में ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि उसे एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और यहीं पर राइट्स और डायरेक्टिव्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। मौलिक अधिकार यानी पार्ट 3 जस्टिशिएबल हैं, मतलब उन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, वो नागरिक के लिए एक ढाल है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी पार्ट 4 नॉन जस्टिशिएबल हैं, आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। वो सरकार के लिए एक कंपास की तरह हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं।
एक और तरह से देखें तो मौलिक अधिकार नेगेटिव हैं क्योंकि वह सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हैं क्योंकि वो सरकार से कुछ करने की उम्मीद करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनता है। एक तरफ नागरिक हैं जो अपने अधिकारों से सुरक्षित हैं, और दूसरी तरफ सरकार है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि उसे सबकी भलाई के लिए काम करना है। संविधान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर लोकतंत्र हमेशा ढूंढता रहता है कि कैसे एक व्यक्ति के गारंटीड अधिकारों और पूरे समाज के बड़े लक्ष्यों